बेड के साइड टेबल पर रखा हुआ फोन उठा। उसमें वह टाइम देखती है। अरे मैं इतनी देर तक सोती रही। आरोही फोन की स्क्रीन में टाइम को देखते हुए बोलती है और फोन को अनलॉक कर उसमें आए फोन के नोटिफिकेशंस को चेक करने लगती है। तभी उसका ध्यान अपनी व्हाट्सएप की डीपी पर लगे हुए पिक्चर पर जाती है। आरोही उस पिक्चर को देखने लगती है। यह वही पिक्चर थी जिसे चांदनी ने उसकी पहली तीज पर ली थी। इस पिक्चर में वह अकेली थी, लेकिन उसके पास कई ऐसी पिक्चर्स भी थी जिनमें वह अतहर के साथ थी, जो उसकी फोटो गैलरी में इस वक्त सेव थी। आरोही अपनी फोटो गैलरी खोल उन पिक्चर्स को देखने लगती है जिसमें वह अतहर के साथ थी। वह अतहर के साथ खुद को देख रही थी। कितने अच्छे लग रहे थे वो दोनों एक साथ। उस दिन उसका मन नहीं था इस तरह से तैयार होने का, क्योंकि हॉस्टल में भी जब वह व्रत रखती थी तो वह बिल्कुल सिंपल तरीके से ही सलवार कुर्ते को पहन कर ही पूजा कर लिया करती थी। मेकअप करना उसे ज़्यादा पसंद नहीं था। आज भी वह ऐसा ही करना चाहती थी, लेकिन दादी माँ के कहने पर आज इस तरह से तैयार हुई थी। सभी उसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन अथर्व ने एक बार भी उसे नजर उठाकर नहीं देखा था। चांदनी ने पिक्चर्स जबरदस्ती अथर्व को उसके पास खड़ा करके ली थी। दादी माँ के कहने पर उसने वह सारी रस्में निभाई थी जो एक शादीशुदा लड़की को अपने तीज पर निभानी चाहिए। लेकिन अथर्व ने तो ढंग से उसका व्रत भी नहीं तोड़ा था। उसने सिर्फ फॉर्मेलिटी ही निभाई थी, सिर्फ दादी माँ की वजह से। दादी माँ के कई बार फोन करने पर वह घर तीज की पूजा के लिए आया था, क्योंकि दादी माँ चाहती थी कि अथर्व और आरोही दोनों ही एक साथ शिव जी का अभिषेक करें। लेकिन अथर्व शायद ऐसा नहीं करना चाहता था। तभी तो वह दादी माँ के कितनी बार फोन करने पर ऑफिस से घर आया था। आरोही अभी अपनी तीज के बारे में ही सोच रही थी कि तभी चांदनी वहां आ जाती है। अरे भाभी, उठ गई आप? कैसा लग रहा है अब आपको? दरवाजे को खोल आरोही के करीब आती हुई चांदनी आरोही से पूछती है। मैं ठीक हूँ चांदनी, तुम बताओ, मिलाई माँ से? आरोही चांदनी को देख अपने हाथ में पकड़ा हुआ फोन अपने बगल में रख देती है और चांदनी से सवाल करती है। हाँ भाभी, मैं माँ से मिल ली और एक खुशखबरी भी लाई हूँ। एक्साइटेड होती हुई आरोही के बगल में बैठ चांदनी आरोही को बताती है। क्या खुशखबरी है चांदनी, जल्दी बताओ। आरोही भी खुश होती हुई चांदनी से पूछती है। भाभी, बहुत जल्द माँ को लेकर हम घर जा सकते हैं। माँ अब वह पूरी तरह से ठीक है। आयुर्वेदाचार्य ने आज ही मुझे बताया। चांदनी आरोही से बताती है। अरे वाह चांदनी, यह तो बहुत खुशी की बात है। दादी माँ सुनेगी तो कितनी खुश होंगी। चलो उनसे बात करते हैं। आरोही अपनी बगल में रखे हुए फोन को उठाते हुए चांदनी से बोलती है। हाँ भाभी, चलिए ना, दादी माँ को वीडियो कॉल लगा दीजिए। हम दोनों ही उन्हें यह खबर देंगे। चांदनी आरोही से बोलती है। लगाती हूँ चांदनी। आरोही अपने हाथ में पकड़ा हुआ फोन अपने सामने करती है और दादी माँ को कॉल लगाती है। कुछ ही देर में दादी माँ फोन रिसीव करती हैं। अरे आरोही बहू, कैसी हो तुम? कल तुमने मुझे एक बार भी फोन नहीं किया, और मैंने तुम्हें फोन किया तो तुम्हारा फोन स्विच ऑफ आ रहा था। क्या बात है, वहाँ सब ठीक तो है? दादी माँ आरोही से पूछती हैं। हाँ दादी माँ, यहाँ सब ठीक है, बल्कि ये खुशी की बात है। वही बताने के लिए मैंने आपके पास फोन किया है। आरोही दादी माँ से बोलती है। अरे कौन सी खुशखबरी है, बताओ मुझे। दादी माँ आरोही से पूछती हैं। लीजिए दादी माँ, आप चांदनी से बात कीजिए, वही बताएगी आपको कि कौन सी खुशखबरी है। आरोही चांदनी के सामने फोन की स्क्रीन को करती हुई दादी माँ से बोलती है। दादी माँ, बहुत जल्द हम माँ को लेकर दिल्ली वापस आ रहे हैं। माँ पूरी तरह से ठीक है। चांदनी दादी माँ से बताती है। अरे वाह, बड़ी अच्छी खबर सुनाई तूने चंदू। न जाने कब से इस खबर को सुनने के लिए मैं इंतजार कर रही थी। आज बड़ा ही शुभ दिन है। इधर मनीष की भी तो अब कभी भी होश आ सकता है। डॉक्टर आज ही ये खबर देकर मुझे गए हैं। दादी माँ चांदनी से बोलती हैं। अरे वाह दादी माँ, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। सच में आज का दिन बहुत शुभ है। चांदनी दादी माँ से बोलती है। क्या कहा दादी माँ? क्या आप सच कह रही हैं? फोन की स्क्रीन को अपनी तरफ घुमाती हुई आरोही दादी माँ से पूछती है। हाँ चांदनी, तूने सच सुना है, मैं सच बोल रही हूँ। दादी माँ आरोही से बोलती हैं। 15 दिन बीत चुके थे। मिसेज जीविका सिंघानिया पूरी तरह से ठीक हो गई थी। उन्हें अब घर ले जाने की परमिशन मिल चुकी थी। आरोही भी अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी।
उसके साथ हुआ हादसा कभी कभी उसे बहुत डरा देता था, लेकिन उसने बचपन से ही खुद को संभालना सीखा था, इसलिए उसने बहुत जल्दी खुद को समझा। इस हादसे को भूलने की पूरी कोशिश की थी। आरोही और चांदनी मिसेज जीविका को ले एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी थी। साथ में अथर्व के गार्ड भी थे। इन दिनों में आरोही और अथर्व में बिल्कुल भी बात नहीं हुई थी। आरोही और चांदनी मिसेज जीविका सिंघानिया के साथ एयरपोर्ट पहुंचती हैं, जहां आरुष अपने प्राइवेट जेट के साथ उनका इंतजार कर रहा था। वह अभी अभी एयरपोर्ट पहुंचा था। मिसेज जीविका सिंघानिया जैसे ही जेट के पास पहुंचती हैं, अपनी आंखों के सामने आरुष को देख उनकी आंखें नम हो जाती हैं। आरुष ने इस वक्त ब्लू जीन्स और वाइट शर्ट डाल रखा था। उसने अपनी आंखों पर सेट्स लगा रखे थे। वह जैसे ही मिसेज जीविका को देखता है, लंबे लंबे कदम बढ़ाता हुआ वह मिसेज जीविका के पास आता है। मिसेज जीविका के पास पहुंच वह माँ बोल मिसेज जीविका के गले लगने ही वाला होता है, लेकिन मिसेज जीविका उसके कंधे पर अपने दोनों हाथ रख उसे रोक देती हैं। आरुष अपनी आंखों पर लगे हुए सेट्स को निकाल हैरानी से मिसेज जीविका को देखने लगता है कि आखिर क्यों मिसेज जीविका उसे अपने गले लगाने से रोक रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह अभी पूरी तरह से ठीक ना हुई हो। आरुष के मन में इस वक्त उथल पुथल मची हुई थी और परेशानी उसके चेहरे से साफ नजर आ रही थी। मिसेज जीविका इस समय अपनी आंखों में नमी लिए हुए आरुष को निहार रही थी। वह आरुष के चेहरे के भाव को अच्छी तरह से पढ़ चुकी थी। परेशान क्यों हो रहा है आरुष? मुझे सब याद आ गया है। बस मैं तुझे जी भर कर देख लेना चाहती हूँ, इसीलिए तुझे गले लगने से रोका। मिसेज जीविका इमोशनल होती हुई आरुष से बोलती हैं और उसे अपने गले से लगा लेती हैं। ये पल बहुत ही इमोशनल था। दोनों माँ बेटे कई महीनों बाद एक दूसरे से इस तरह मिल रहे थे। सर, अब हमें निकलना चाहिए। पास ही खड़ा आरुष का गार्ड आरुष से बोलता है, जिसकी आवाज से मिसेज जीविका और आरुष दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। हाँ चलते हैं, आरुष गार्ड से बोलता है। आइए मैम, मेरे साथ, हम चलते हैं। मिसेज जीविका की तरफ देखता हुआ आरुष उनसे बोलता है, बेटा, तुम्हारे डैड और अथर्व कहाँ हैं? माँ जी से तो बात हुई, लेकिन तुम्हारे डैड और अथर्व से मेरी अभी तक बात नहीं हुई है। वह लोग मुझे लेने क्यों नहीं आए? जीविका जी जेट की तरफ बढ़ती हुई आरू से पूछती हैं। मम, भाई आउट ऑफ इंडिया हैं। हमने अभी आपके बारे में उन्हें नहीं बताया है। हम उन्हें सरप्राइज देना चाहते हैं और डैड घर पर हैं। अब आप खुद चलकर उनसे मिल लीजिएगा। आरुष मिसेस जीविका से बोलता है। हाँ बेटा चलो, मिसेस जीविका आरुष से बोलती हैं और आरुष के साथ अपने प्राइवेट जेट की ओर बढ़ जाती हैं। उनके पीछे चांदनी और आरोही भी थी। कुछ ही देर में वह लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं। बड़े से आलीशान शुक्ला मेंशन के सामने कई सारी चमचमाती हुई ब्लैक कलर की कार रुकती हैं। गार्ड आकर एक कार का दरवाजा खोलता है, जिसमें से पहले आरुष उतरता है और फिर दूसरी तरफ जाकर खुद कार का डोर खोल मिसेज जीविका की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें निकलने में मदद करता है और उन्हें लेकर सिंगानिया मेंशन के मेन डोर पर आता है, जहां दादी माँ पहले से ही अचला जी के साथ खड़ी हुई मिसेज जीविका के आने का इंतजार कर रही थी। मिसेज जीविका आरुष के साथ जब सिंघानिया मेंशन की दहलीज के नजदीक पहुंचती हैं, तो दादी माँ को देखकर झुककर उनके चरण स्पर्श करती हैं। दादी माँ झट से मिसेज जीविका को कंधे से पकड़ अपने सामने खड़ी करती हुई और जीविका बहू कहते हुए उन्हें अपने गले लगा लेती हैं। बहुत लंबा इंतजार करवाया तुमने जीविका बहू। तुम्हें इस तरह से देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। अपनी आंखों में आई हुई नमी को पोंछती हुई दादी माँ यानी देवका जी मिसेज जीविका से बोलती हैं। मिसेज जीविका जी की आंखों में भी इस वक्त नमी थी। अचला, लाओ दो आरती की थाल मुझे थमाओ, दादी माँ अचला जी से बोलती हैं। अचला जी तुरंत अपने हाथ में पकड़ी हुई आरती की थाल दादी माँ के हाथों में दे देती हैं। दादी माँ मिसेज जीविका की आरती उतार उन्हें घर में आने के लिए कहती हैं। मिसेज जीविका घर के अंदर आती हैं। उनके बाद आरुष और उनके पीछे आरोही और चांदनी घर के भीतर आती हैं। सभी इस वक्त घर के लिविंग एरिया में बैठे हुए थे। मिसेज जीविका मिस्टर मनीष से मिलकर आ चुकी थी। जीविका जी मिस्टर मनीष को ऐसी हालत में देखकर बहुत दुखी थी। उन्हें पहले की तो सभी बातें याद थीं, लेकिन कुछ बातें थीं जो अभी भी उन्हें पूरी तरह से याद नहीं आई थी।
जिनमें मिस्टर मनीष की ऐसी हालत के बारे में उन्हें बिल्कुल भी याद नहीं था। यहाँ आने के बाद मैं मिस्टर मनीष को ऐसी हालत में देखकर इसलिए बहुत ज़्यादा दुखी थी। दादी माँ उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी। तभी मिसेज जीविका चांदनी की बगल में बैठी हुई आरोही को गौर से देखती हैं। माँ जी, ये वही लड़की आरोही है ना? आरोही को पहचानने की कोशिश करती हुई मिसेज जीविका दादी माँ से बोलती हैं। मिसेज जीविका अभी पूरी तरह से आरोही को पहचान नहीं पाई थी। आरोही उनके साथ कितने दिनों से थी, लेकिन उन्हें आरोही याद नहीं थी। अब पुरानी बातों को याद करती हुई उन्हें आरोही पहचान में आ रही थी। दादी माँ इस वक्त खामोश थी। बोलिए ना माँ जी, ये वही लड़की है ना जिसकी वजह से हमारा पूरा परिवार आज इस हालत में है? मिसेज जीविका दादी माँ के कंधे को हिलाती हुई उनसे पूछती हैं। दादी माँ अभी भी खामोश थी। माँ जी, आपकी खामोशी मुझे साफ साफ बता रही है कि ये वही लड़की है। अपनी जगह से उठती हुई मिसेज जीविका बोलती हैं और आरोही के करीब आकर खड़ी हो जाती हैं। आरोही डरी सहमी सी अभी मिसेज जीविका को देख रही थी। बड़ी मुश्किल से अब उसके साथ इस घर में लोगों का बर्ताव ठीक होने लगा था, लेकिन फिर अचानक से आज ये देखकर वह घबरा गई थी। जैसे ही मिसेज जीविका उसके करीब आकर खड़ी होती हैं, आरोही भी अपनी जगह से उठकर खड़ी हो जाती है। इतना कुछ करने के बाद भी तुझे तसल्ली नहीं मिली, जो अब इस परिवार में और बर्बादी करने के लिए तू यहाँ आ गई? और तेरी हिम्मत कैसे हुई उस लड़के के साथ भागने की बात? तू यहाँ इस घर में मेरे परिवार के साथ आकर बैठी हुई है। मिसेज जीविका आरोही की बाजू को पकड़ उसे जोर से दबाती हुई आरोही से बोलती हैं। आप क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। डर और परेशानी के भाव चेहरे पर लिए हुए आरोही मिसेज जीविका से बोलती है। आरुष, तू बेटा यहाँ क्या कर रहा है? अभी इसी वक्त निकाल इसे इस घर से। सब कुछ जानते हुए भी तू कैसे इसे यहाँ बैठने दे सकता है? मिसेज जीविका गुस्से भरी नजरों से आरुष को देखती हुई बोलती हैं। मम, क्या कर रही हैं आप? छोड़ दीजिए उन्हें। आरुष मिसेज जीविका के पास पहुंच आरोही की बाजू से उनके हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता हुआ बोलता है। निकल तू अभी मेरे घर से। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ आकर बैठने की? मिसेज जीविका जोर से आरोही को जमीन पर धक्का देती हुई बोलती हैं। जीविका बहू, क्या कर रही हो तुम? कंट्रोल रखो अपने गुस्से पर। वैसी बिल्कुल नहीं है जैसा तुम उसे समझ रही हो। दादी माँ मिसेज जीविका की तरफ बढ़ती हुई बोलती हैं। माँ जी, आपका भी दिमाग खराब हो गया है जो आप इस लड़की की तरफदारी कर रही हैं? मिसेज जीविका गुस्से भरी नजरों से आरोही को देखते हुए बोलती हैं। दादी माँ अब आरोही के पास पहुंच उसे उठाने की कोशिश करती हैं। ये देख मिसेज जीविका को और भी गुस्सा आ जाता है। खबरदार माँ जी, अगर आपने इस लड़की को जरा भी सहारा दिया तो मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरी सास हैं। जीविका जी गुस्से में चिल्लाती हुई दादी माँ से बोलती हैं। दादी माँ मिसेज जीविका की बात सुन अपनी जगह रुक जाती है। आरोही डरी सहमी सी कभी दादी माँ को और कभी मिसेज जीविका को देख रही थी। आखिर उसकी ऐसी कौन सी गलती थी जिसकी उसे ऐसी सजा मिल रही थी? उसने कितनी बार दादी माँ से ये जानने की कोशिश की थी क्यों उसे लोग इस घर की बर्बादी का जिम्मेदार समझ रहे हैं, लेकिन हर बार दादी माँ कोई ना कोई बहाना करके इस बात को टाल भी देती थी। उसे सच जानना था, इसी शर्त पर उसने अथर्व से शादी की थी, लेकिन दादी माँ ने अपनी शर्त पूरी नहीं की। उसे यह सच नहीं बताया कि अथर्व उससे इतनी नफरत क्यों करता है, क्यों उसे मिसेज जीविका और मिस्टर मनीष की ऐसी हालत का जिम्मेदार मानता है। उसने ये सोचकर अपने आप को समझा लिया कि मिसेज जीविका के ठीक हो जाने के बाद वह हर हाल में इन सब का कारण जान लेगी। लेकिन अब जब उसके सब कुछ जानने का समय आया था तो उसके साथ ये सब हो रहा था। प्लीज दादी माँ, बताइए ना कि क्या गलती है मेरी? क्यों लोग मुझे गुनहगार समझ रहे हैं? अपने दोनों हाथों को जोड़ दादी माँ से रिक्वेस्ट करते हुए आरोही दादी माँ से बोलती है। इस वक्त उसकी दोनों आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। चुप हो जा मेरी बच्ची, तेरी कोई गलती नहीं है। तू ऐसी हो ही नहीं सकती। कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हम सबको हुई थी तेरे बारे में। नीचे झुककर आरोही के आंसू को पोंछती हुई दादी माँ उससे बोलती हैं। दादी माँ, मैं आपकी बात मानकर आपकी शर्त को पूरा किया, लेकिन आपने अपनी शर्त नहीं पूरी की। आरोही अपनी जगह से खड़ी होती हुई दादी माँ से बोलती है। चांदनी और आरुष दोनों ही वहां खड़े होकर सब कुछ देखे जा रहे थे।
आरुष चाह कर भी अपनी माँ को बीच में नहीं रोक सकता था। उसे डर था कि कहीं उसकी माँ की हालत फिर से न खराब हो जाए, क्योंकि डॉक्टर ने आरुष को वीडियो कॉल पर यह बताया था कि मिसेस जीविका के लिए किसी भी तरह का स्ट्रेस या गुस्सा ठीक नहीं है। वह मिसेस जीविका के पास आता है। माम, छोड़िए इन सब चीज़ों को, चलिए आप मेरे साथ, आपको रेस्ट करना चाहिए। आरुष मिसेस जीविका से बोलता है और उनके कंधे को पकड़ता हुआ उन्हें वहां से ले जाने की कोशिश करता है। छोड़ आरुष, मैं कहीं नहीं जाने वाली। इस घटिया लड़की को तो मैं अपने इस घर में एक सेकंड और नहीं रुकने दूंगी। मिसेस जीविका अपने कंधे से आरुष के हाथ को हटाती हुई बोलती हैं। मम, मैंने कहा ना, आपको इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। छोड़िए उसे और चलिए आप। और वह बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। पहले उनके मुंह से पूरा सच तो सुन लीजिए। आरुष मिसेस जीविका को समझाते हुए बोलता है। आरुष की बात सुन मिसेस जीविका आरुष की तरफ मुड़ती हैं और एक जोर का तमाचा आरुष के गाल पर दे मारती हैं। इस लड़की ने तेरा भी दिमाग खराब कर दिया है। क्या तुझे दिखाई नहीं देता इस वक्त तेरे डैड किस हालत में है और तू इस लड़की की तरफदारी कर रहा है? तुझे मेरी कसम है, अगर तूने एक शब्द भी इस लड़की के पक्ष में बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मिसेस जीविका अपनी उंगली उठा आरुष को वार्निंग देते हुए उससे बोलती हैं। आरुष अपने एक हाथ को अपने गाल पर लगाए हुए हैरानी से मिसेस जीविका को देख रहा था। वह हैरान इस बात से था कि जो माँ उसे कभी डांटती ही नहीं थी, हमेशा उसके डैड के गुस्से से उसे बचाती थी, आज वह उसके ऊपर हाथ उठा रही हैं। मिसेस जीविका का यह रूप वहां खड़े सभी के लिए बिल्कुल ही नया था। रोई भले ही मिसेस जीविका से अनजान थी, लेकिन आरुष, चांदनी और दादी माँ तीनों के लिए मिसेस जीविका का यह रूप बिल्कुल ही हैरान कर देने वाला था। मिसेस जीविका को अभी तक तीनों ने बहुत शांत और ममतामयी रूप में ही देखा था। यह रूप आरुष के लिए उनका एक नया रूप था। जा यहाँ से आरुष, मैंने कहा अभी के अभी जा यहाँ से। मिसेस जीविका आरुष की तरफ देख गुस्से में फिर से उससे बोलती हैं। आरुष अभी भी वहां खड़ा था। क्या तूने मेरी बात नहीं सुनी? जहाँ यहाँ से, मिसेस जीविका चिल्लाती हुई आरुष से बोलती हैं। आरुष के मन में अभी भी मिसेस जीविका के बारे में कही हुई डॉक्टर की बातें ही चल रही थी। वह मिसेस जीविका को भी किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं देना चाहता था। आरुष अब बिना कुछ बोले गुस्से में वहां से चला जाता है। चांदनी के भी आंखों से इस वक्त आंसू बह रहे थे। वह भी वहीं खड़ी बस सब कुछ देख रही थी। वह बोल भी कैसे सकती थी? उसकी तो इतनी हैसियत भी नहीं थी कि वह मिसेस जीविका के सामने कुछ बोल सके। तुम यहाँ खड़ी खड़ी तमाशा क्या देख रही हो? तुम्हें अलग से कहना पड़ेगा यहाँ से जाने के लिए। मिसेस जीविका चांदनी की तरफ देखते हुए उससे बोलती हैं। मिसेस जीविका की बात सुन चांदनी अपनी नजर झुका लेती है, लेकिन वहीं खड़ी रहती है। क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही? मिसेस जीविका चांदनी से बोलती हैं। चांदनी अब अपने कदमों को बढ़ाती हुई आरोही के पास आती है। आप चलिए यहाँ से भाभी। आरोही के हाथों को पकड़ी हुई चांदनी धीरे से आरोही से बोलती है और उसका हाथ पकड़ खींच वहां से ले जाने लगती है। लड़की, छोड़ उसका हाथ। क्या तुझे भी अभी इसके साथ इस घर से निकलना है, जो उसकी बड़ी हमदर्द बन रही है? मिसेस जीविका चिल्लाती हुई चांदनी से बोलती हैं। मिसेस जीविका की बात सुन चांदनी मुड़कर मिसेस जीविका की तरफ देखने लगती है। क्या ये वही मिसेस जीविका है जो चांदनी को इतने प्यार से इस घर में इतने बरसों से रखे हुए थी? क्या तू अपनी औकात भूल गई है जो मेरी बात के खिलाफत कर रही है? मिसेस जीविका फिर से चांदनी से बोलती हैं। मिसेस जीविका की ऐसी कड़वी बात सुनकर चांदनी के हाथ अपने आप ही आरोही के हाथों को छोड़ देते हैं। उसे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मिसेस जीविका उससे इतनी कड़वी बातें कहेंगी। आंखों से आंसू बहाती हुई चांदनी दुखी होती हुई मिसेस जीविका को देख रही थी। और तू क्या देख रही है? चल निकल अभी के अभी मेरे घर से। मिसेस जीविका अब आरोही की तरफ देखती हुई उसे अपने हाथों से बाहर निकल जाने का इशारा करती हुई बोलती हैं। आरोही चुपचाप वहीं खड़ी दादी माँ को देख रही थी। जीविका बहू, मैंने कहा शांत हो जाओ। हम शांति से इस बारे में बात करेंगे। अभी तुम्हें शांत रहने की जरूरत है। जाकर अपने रूम में आराम करो। बातों को संभालने की कोशिश करती हुई दादी माँ मिसेस जीविका से बोलती हैं। नहीं माँ जी, मैंने कहा ना, आज ये लड़की इस घर से जाएगी। मैं एक सेकंड भी इस घर में इस लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मिसेस जीविका आगे बढ़ती हुई और आरोही का हाथ पकड़ उसे घर से बाहर की तरफ खींचती हुई बोलती है। वह अभी कुछ ही कदम आरोही को खींचते हुए आगे बढ़ी थी, तभी आरोही अपना एक हाथ अपने माथे पर रखती है और चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है।
मिसेज जीविका जो आगे बढ़ रही थी अपने हाथ को खींचा हुआ महसूस कर पीछे मुड़कर देखती है। आरोही इस वक्त जमीन पर बेहोश पड़ी हुई थी। अब इसका ये नया नाटक क्या शुरू हो गया है? मिसेज जीविका आरोही की तरफ देखती हुई बोलती हैं। जीविका वो ये नाटक नहीं है, यह बेहोश होकर गिर गई है। दादी माँ आरोही की तरफ बढ़ती हुई मिसेज जीविका से बोलती हैं। खबरदार माँ जी, दूर रहिए इससे। इस 2 कौड़ी की लड़की के लिए इतनी सहानुभूति दिखाने की जरूरत नहीं है आपको। मिसेज जीविका दादी माँ को वार्निंग देती हुई बोलती हैं। तुम्हें जो कहना है कहो, लेकिन मैं आरोही को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। अगर तुम्हें इसे इस घर से निकालना ही है तो मैं भी इसके साथ ही चली जाती हूँ। दादी माँ आरोही के सिर पर अपने हाथ को रखती हुई मिसेज जीविका से बोलती हैं। दादी माँ की यह बात सुन मिसेज जीविका हैरानी से दादी माँ की तरफ देखने लगती हैं। माँ जी, आप ये क्या बोल रही हैं? क्या आप इस 2 कौड़ी की लड़की के लिए अपने घर को छोड़कर जाएंगी? हम सबको छोड़कर जाएंगी? क्या आपके लिए ये लड़की हमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? मिसेज जीविका हैरान होती हुई दादी माँ से बोलती हैं। ये 2 कौड़ी की लड़की नहीं है, जीविका बहू। दादी माँ मिसेज जीविका से बोलती हैं। वह आगे कुछ बोलती इससे पहले ही चांदनी आरोही के पास बैठ उसके हाथों की नसों को चेक करती है और परेशान चेहरे से दादी माँ की तरफ देखती है। दादी माँ, इसकी हालत और बिगड़ती जा रही है। इन्हें हमें तुरंत हॉस्पिटल लेकर चलना होगा। चांदनी दादी माँ से बोलती है। इसे हम दोनों कैसे हॉस्पिटल लेकर जाएंगे? ऐसा करो, तुम डॉक्टर को फोन करो और उससे तुरंत यहाँ आने के लिए बोलो। दादी माँ चांदनी से बोलती हैं और अचला जी को आवाज लगाती हैं। चांदनी डॉक्टर को फोन कर तुरंत वहां आने के लिए कहती है और अचला जी और चांदनी दोनों मिलकर आरोही को वही लिविंग रूम में रखे सोफे पर लिटाती हैं। मिसेज जीविका गुस्से में उसे बस देख रही थी। कुछ ही देर में डॉक्टर भी वहां आ जाती है। आरोही लिविंग रूम में सोफे पर ही बेहोशी की हालत में लेटी हुई थी। डॉक्टर उसे चेक करने के बाद दादी माँ के पास आती है, जो कि वहीं कुछ दूरी पर सोफे पर ही बैठी हुई थी। माता जी, ऐसी हालत में इनका बीपी काफी लो हो गया था, जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई। आप लोगों को इनका बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना होगा। बहुत वीक आई है। अगर इनका ध्यान नहीं रखा गया तो बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। डॉक्टर दादी माँ की तरफ देखती हुई दादी माँ से बोलती हैं। क्या कहा आपने? बच्चा? डॉक्टर से दादी माँ पूछती हैं। दादी माँ सोफे से उठती हुई डॉक्टर से पूछती हैं। जी हाँ, क्या आपको नहीं पता है प्रेग्नेंट है? मैंने इन्हें इंजेक्शन लगा दिया है, जिससे कुछ ही देर में इन्हें होश आ जाएगा, और कुछ मेडिसिन लिख दी हैं। आप इन्हें टाइम से देते रहिएगा। अब मैं चलती हूँ। बाकी आप मेरे क्लिनिक पर इन्हें लेकर आ जाइएगा। मैं उनके कुछ और टेस्ट कर लूंगी। डॉक्टर दादी माँ से बोलती है और वहां से चली जाती है। दादी माँ हैरान परेशान सी आरोही की ओर देख रही थी, जो अभी बेहोशी की हालत में सोफे पर लेटी हुई थी। ये माँ कैसे बन सकती है? किसका बच्चा है? ये दादी माँ सोचती हुई धड़ाम से सोफे पर बैठ जाती हैं। क्या इसने मेरे अथर्व को धोखा दिया? दादी माँ अपने मन में सोचती हैं। चांदनी भी, जो कि वहीं खड़ी थी, दादी माँ को इस तरह अचानक से सोफे पर गिरते हुए देखा उनके पास आती है। दादी माँ, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? चांदनी दादी माँ को पकड़ते हुए उनसे बोलती है। हाँ, मैं ठीक हूँ। तू जा, देख आरुष कहाँ है। दादी माँ चांदनी से बोलती हैं। दादी माँ, वह आपके सामने ही तो घर से बाहर निकल गए थे। चांदनी दादी माँ से बोलती हैं। हाँ, तो जा ढूंढ उसे। बहुत परेशानी की हालत में गया है, और उसे लेकर वापस ही आना। दादी माँ चांदनी के हाथ को अपने कंधे से हटाते हुए उसे वहां से जाने के लिए बोलती हैं। दादी माँ की बात सुन चांदनी एक नजर आरोही को देखती है, जिसे छोड़कर उसका इस वक्त बिल्कुल भी जाने का मन नहीं हो रहा था। वह आरोही के पास आती है और उसके हाथ को पकड़ गौर से देखती है। सॉरी भाभी, ना चाहते हुए भी मुझे ऐसी हालत में आपको छोड़कर जाना पड़ रहा है। नम आंखों से चांदनी आरोही को देखती हुई अपने मन में बोलती है। वह दादी माँ की बात को टाल नहीं सकती थी, इसलिए वह पास ही खड़ी अचला जी के पास आती है। देखिए, ध्यान रखिएगा, इनका जरा भी लापरवाही मत कीजिएगा, और कोई बात हो तो प्लीज मुझे फोन करके बता दीजिएगा। अचला जी से रिक्वेस्ट करती हुई चांदनी बोलती है और वहां से चली जाती है। दादी माँ अभी भी बेख्याली में सोफे पर बैठी हुई आरोही को ही देख रही थी। क्या मैं इस लड़की को गलत समझ रही थी? अजला, क्या यह सच में धोखेबाज है? इसने मेरे अतर्व को धोखा दिया है। दादी माँ नम आंखों को लिए अचला जी से पूछती हैं।
माता जी, एक बार इन्हें होश में आ जाने दीजिए, फिर इनसे ही पूछ लीजिएगा। ये बहुत मासूम सी बच्ची है। मुझे नहीं लगता कि ये किसी को धोखा दे सकती है। अचला जी दादी माँ से बोलती हैं। मुझे भी ऐसे ही लगा था अचला, लेकिन शायद जीविका बहू सही कह रही हैं। मैं इसे पहचानने में धोखा खा गई। ये माँ कैसे बन सकती है? कितने महीने से तो अथर्व यहाँ है ही नहीं। परेशान चेहरे को लिए हुए दादी माँ अचला जी से बोलती हैं और सोफे से उठकर जाने को होती हैं। क्या कहा? ये माँ बनने वाली है? वहां से कुछ दूरी पर खड़ी मिसेस जीविका, जो कि अभी कुछ देर पहले ही अंदर थी, बोलती है। देखा माँ जी, देखा, मैंने कहा था ना कि ये लड़की बहुत घटिया है। फिर भी आप इसकी तरफदारी कर रही थी। आ गई ना इसकी सच्चाई आपके सबके सामने। मिसेस जीविका दादी माँ के पास आती हुई बोलती हैं। उन्होंने बस इतना ही सुना था कि वह लड़की माँ बनने वाली है। उन्होंने अथर्व के नाम पर ध्यान ही नहीं दिया था, या वह इतने गुस्से में थी, उसके आगे कुछ सुन ही नहीं पाई थी। वह आरोही के करीब आती हैं और कॉफी टेबल पर रखे हुए पानी के जग को उठा आरोही के मुंह पर फेंक देती हैं। ए लड़की, उठ! मिसेस जीविका सोफे पर बेहोश पड़ी आरोही से बोलती हैं। ठंडे पानी के पड़ने की वजह से आरोही धीरे धीरे होश में आ रही थी। जब वह पूरी तरह से सेंस में आती है तो सामने खड़ी मिसेस जीविका को चिल्लाती हुई पाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन वह समझने की कोशिश कर रही थी। वह धीरे धीरे आहिस्ता से उठकर सोफे पर बैठती है और परेशान चेहरे को लिए मिसेस जीविका की तरफ देखती है। मिसेस जीविका उसके बाजू को पकड़ती हैं और उसे बाहर की तरफ निकालने लगती हैं। उठ, निकल यहाँ से! मिसेस जीविका आरोही से बोलती हैं। आरोही खामोशी से बस उन्हें देखे जा रही थी। उसके शरीर में तो इतनी ताकत ही नहीं थी कि वह कुछ बोल पाए। अभी भी उसका शरीर कांप रहा था। कितनी चरित्रहीन लड़की है तू! किसके बच्चे को अपने पेट में पाल रही है? और क्या क्या गुल खिलाए हैं तूने? बाहर की तरफ उसे खींचती हुई मिसेस जीविका आरोही से बोलती हैं। आरोही ये बात सुनकर बहुत हैरान थी। ये क्या बोल रही हैं आप? मरी सी आवाज में आरोही मिसेस जीविका से बोलती है। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ देर रुककर आरोही फिर से बोलती है। आरोही की यह बात सुनकर मिसेस जीविका आरोही का हाथ छोड़ देती हैं और पीछे मुड़कर आरोही के पास आती हैं। क्या कहा तूने? ऐसी बात नहीं है। अभी अभी डॉक्टर बोल कर गई है कि तुम माँ बनने वाली हो। ये उसी इंसान का गंदा खून है ना, जिसके साथ तू भागी थी? मिसेस जीविका आरोही के चेहरे को पकड़े उसे जोर से दबाती हुई बोलती हैं। क्या बोल रही हैं आप? बड़ी मुश्किल से आरोही इस वक्त बोल पा रही थी। उसे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मिसेस जीविका क्या क्या बोल रही हैं। वो माँ कैसे बन सकती है? आरोही मन में सोचती है। आरोही को अब मिसेस जीविका की बात पर बहुत गुस्सा आता है। वह जबरदस्ती अपने चेहरे को पकड़े मिसेस जीविका के हाथ को हटा देती है। बहुत देर से आप कुछ भी बोले जा रही हैं। आप बड़ी हैं, इसलिए मैं आपका रिस्पेक्ट कर रही हूँ। आपको समझ भी आ रहा है कि आप क्या बोल रही हैं? किसी लड़की के कैरेक्टर पर आप इस तरह से कैसे उंगली उठा सकती हैं? आरोही मिसेस जीविका से बोलती है। तू दो कौड़ी की लड़की मुझे आंखें दिखाएगी? यकीन नहीं आता है तो माँ जी से पूछ ले। डॉक्टर खुद इन्हें तेरी बदचलनी का सबूत देकर गई हैं। मिसेस जीविका आरोही से बोलती हैं। आरोही की नजरें अब दादी माँ पर थीं। वह सवालिया नजरों से दादी माँ की तरफ देख रही थी, लेकिन दादी माँ खामोशी से एक जगह खड़ी थी। आरोही जब दादी माँ से कोई जवाब नहीं पाती तो चलती हुई उनके पास जाती है। दादी माँ, ये क्या बोल रही हैं? आरोही दादी माँ के हाथ को पकड़ी हुई बोलती है। उनसे क्या पूछ रही है? क्या उनकी खामोशी तुझे जवाब नहीं दे रही है? मिसेस जीविका आरोही से बोलती हैं और उसका हाथ पकड़ घर के बाहर की तरफ फिर से खींचती हैं। चल, निकल यहाँ से! मिसेस जीविका आरोही से बोलती हैं। आरोही अभी भी दादी माँ की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी, लेकिन दादी माँ आरोही से मुंह फेर खामोशी से अपनी जगह खड़ी थी। वह इस वक्त आरोही को देख भी नहीं रही थी। अचला जी, जो वहां खड़ी थी, दादी माँ के पास आती हैं। माता जी, रोक लीजिए उन्हें। देखिए, उसे भी नहीं कुछ पता है। शायद डॉक्टर को ही कुछ गलतफहमी हुई हो। अचला जी दादी माँ को समझाती हुई बोलती हैं, लेकिन दादी माँ अभी भी खामोशी से खड़ी थी। मिसेस जीविका आरोही को खींचती हुई घर के मेन डोर पर लाती हैं और उसे वहां जमीन पर धक्का दे देती हैं। अब आइंदा इस घर के अंदर आने की कोशिश मत करना। दरवाजे को बंद करती हुई मिसेस जीविका आरोही से बोलती हैं। आरोही वहीं जमीन पर पड़ी हुई रो रही थी।
उसके साथ आज क्या हो रहा है उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। काफी देर तक आरोही वहीं पड़ी हुई रोती रहती है। तभी कुछ गार्ड आरोही के पास आते हैं। मैम, आपको यहाँ से बाहर जाना होगा। हमें ऑर्डर है कि आपको गेट के बाहर कर दिया जाए। एक गार्ड आरोही से बोलता है। आरोही, जो जमीन पर झुकी हुई रोई जा रही थी, गार्ड की बात सुन अपने आंसुओं को पोंछ उस गार्ड की तरफ देखती है। अब वह इतनी रात को कहाँ जाएगी? आरोही अपने मन में सोचती हुई उस गार्ड को देखे जा रही थी। मैम चलिए, आप हमारे साथ। वह गार्ड फिर से आरोही से बोलता है। मिसेस जीविका ने फोन करके गार्ड को आरोही को यहाँ से बाहर करने के लिए बोला था, जिसकी वजह से ही गार्ड्स ऐसा कर रहे थे। आरोही अब जानती थी कि अगर इन गार्ड्स की बात उसने नहीं मानी तो कुछ ही मिनट में ये गार्ड्स उसे उठाकर गेट के बाहर फेंक देंगे। इसलिए वह उठती है और बिना कुछ बोले उस सिंघानिया मेंशन के बड़े से गेट की तरफ बढ़ जाती है। कुछ ही मिनट में वह सिंघानिया मेंशन के गेट से कुछ दूरी पर खड़ी उस सिंघानिया मेंशन को देख रही थी। क्या गलती है मेरी? भगवान, क्यों उन चीजों की सजा मुझे मिल रही है जो मैंने किया ही नहीं है? ना जाने ये लोग क्या क्या बातें मेरे बारे में सोच कर बैठे हैं। मुझे कोई साफ साफ बताता भी नहीं है। आरोही अब आसमान की तरफ देखती हुई भगवान से बोल रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि भगवान आखिर उसके साथ करना क्या चाहते हैं। काफी रात गए चांदनी आरुष के साथ घर वापस आती है। घर का माहौल बिल्कुल शांत था। ये देख दोनों सीधे आरोही के रूम में जाते हैं, लेकिन आरोही का रूम इस वक्त खाली था। भाभी इस वक्त कहाँ जा सकती हैं? चांदनी आरुष की तरफ देखती हुई उससे पूछती है। शायद टेरेस पर हो, क्योंकि अक्सर वह जब दुखी होती हैं तो टेरेस पर ही होती हैं। चांदनी खुद अपने सवालों का जवाब देती हुई टेरेस की तरफ बढ़ जाती है। आरुष चांदनी के पीछे ही था। टेरेस पर ढूंढने के बाद भी आरोही चांदनी को नहीं मिलती है, तो वह दोनों नीचे आते हैं और तभी अचला जी उन्हें वहां से जाती हुई दिखाई देती हैं, जो दादी माँ के लिए पानी लेकर उनके रूम में जा रही थी। चांदनी अचला जी के पास आती है। अचला जी, आरोही भाभी कहाँ है? वह मुझे अपने रूम में नहीं मिली। परेशान होती हुई चांदनी अचला जी से पूछती है। अचला जी खामोशी से खड़ी चांदनी की ओर देखे जा रही थी। क्या हुआ अचला जी? आप कुछ बोलती क्यों नहीं? अपने पेशेंस को खोती हुई चांदनी अचला जी से फिर पूछती है। वह चली गई। बहुत ही बुझी हुई आवाज में अचला जी चांदनी से बोलती हैं। क्या कहा आपने? चली गई? चांदनी परेशान होती हुई अचला जी से पूछती हैं। अचला जी की बात सुन अब आरुष भी हैरान था। कहाँ चली गई? चांदनी फिर से अचला जी से सवाल करती है। कहाँ गई ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्हें मजबूरी में इस घर को छोड़कर जाना पड़ा। अचला जी चांदनी से बोलती हैं और आगे बिना कुछ बोले वह वहां से दादी के रूम की तरफ चली जाती हैं। ये बात उन दोनों को ही समझ में आ चुकी थी कि मिसेस जीविका ने आरोही को इस घर से निकाल दिया। चांदनी तुरंत आरोही का नंबर डायल करती है। कई बार पूरी पूरी रिंग जाने के बाद भी आरोही फोन रिसीव नहीं करती। तभी घर का एक नौकर अपने हाथ में फोन लिए हुए चांदनी के पास आता है। यह फोन काफी देर से उधर सोफे पर पड़ा हुआ बज रहा था। वह नौकर चांदनी के सामने उस फोन को करते हुए बोलता है। चांदनी को अब समझ आता है कि आरोही अपना फोन यहीं छोड़कर गई है। वह जल्दी से उस नौकर के हाथ से फोन ले लेती है। आरुष, जो कि अब तक आरोही को ढूंढने के लिए बाहर निकल चुका था, चांदनी तुरंत उसके पास फोन करती है। आरुष कार को ड्राइव करते हुए उसे ढूंढ रहा था। चांदनी का फोन आते हुए देख उसे तुरंत रिसीव करता है। हाँ चंदू, बोलो। क्या कुछ पता चला? आरुष चांदनी से पूछता है। वह भाभी अपना फोन घर पर ही छोड़ गई हैं। चांदनी आरुष को बताती है। परेशानी उसकी आवाज में साफ साफ पता चल रही थी। तुम परेशान मत हो चंदू, मेरे आदमी अभी कुछ ही देर में भाभी को ढूंढ लेंगे। आरुष चांदनी को शांत करवाता हुआ उससे बोलता है। यही बेहतर होगा हम सबके लिए आरुष, वरना हम भाई को क्या जवाब देंगे? अपनी आंखों से बह रहे आंसू को पोंछती हुई चांदनी आरुष से बोलती है और फोन डिस्कनेक्ट कर देती है। अब वह अपने फोन में अथर्व का नंबर सर्च कर उसे कॉल लगा देती है। कुछ देर बाद अथर्व फोन रिसीव करता है। हाँ चंदू, बोलो, कैसी हो? अथर्व चांदनी से पूछता है। चांदनी रोती हुई अथर्व को सारी बातें बता देती है और साथ में यह भी बताती है कि आरोही माँ बनने वाली है। यह सुनकर अथर्व बेसुध हो जाता है। वह इस बात की खुशी मनाए कि वह बाप बनने वाला है, या इस बात से दुखी हो कि उसकी बीवी को उसकी अपनी माँ ने घर से निकाल दिया। भाई, आप सुन रहे हैं ना मेरी बात? अथर्व को कुछ न बोलता हुआ देख
चांदनी फिर से उससे सवाल करती है। हाँ चंदू, मैं सुन रहा हूँ। मैं अभी इंडिया के लिए निकलता हूँ, अथर्व चांदनी से बोलता है और फोन डिस्कनेक्ट कर तुरंत अपने आदमी को चॉपर रेडी करने के लिए बोलता है। अब अपनी फोन को चेक करता है जिसमें बहुत सारे मिस्ड कॉल पड़े हुए थे। अथर्व एक मीटिंग की वजह से अपने फोन को साइलेंट मोड पर डाल दिया था, जिस वजह से जिन आदमियों को आरोही को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया था उनका भी फोन अथर्व रिसीव नहीं कर पाया। और जैसे ही वह मीटिंग से फ्री हुआ, तुरंत चांदनी की कॉल उसके फोन पर आ गई थी। अतः तुरंत उस आदमी को कॉल करता है जिसे उसने आरोही को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया था, जिससे उसे पता चलता है कि आरोही इस वक्त आरुष से बात कर रही है। ये जानकर अथर्व को राहत मिलती है। अथर्व उस आदमी को आरोही पर नजर रखने के लिए बोलता है और फोन डिस्कनेक्ट कर तुरंत इंडिया के लिए निकल जाता है। अपने चॉपर में बैठते ही अथर्व को आरोही की पल पल की खबर मिल रही थी। आरोही इस वक्त कहाँ है और वह ठीक है, ये जानकर अथर्व को थोड़ी तसल्ली मिली थी। वह कैसा हस्बैंड है कि ऐसी हालत में भी वह अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। जब से आरोही उसकी जिंदगी में आई है, बस उसे दुख ही दुख मिलते जा रहे हैं। अतः चॉपर में बैठा अपने फोन की स्क्रीन पर आरोही की पिक्चर्स को देखते हुए अपने मन में सोचता है। हर बार यही कोशिश करता हूँ कि तुम्हें कोई दुख ना पहुंचे, लेकिन सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें हर बार दुख ही झेलना पड़ता है। अथर्व आरोही की तस्वीर को देखते हुए बोलता है। इधर आरुष के आदमियों को आरोही रोड के किनारे बेंच पर बैठी हुई मिलती है। आरुष के आदमी आरुष को फोन करके बताते हैं और आरुष तुरंत वहां आरोही के पास पहुंचता है। भाभी चलिए आप मेरे साथ, आरुष आरोही से बोलता है। आरोही खामोशी से बेंच पर बैठी हुई थी। भाभी आप सुन रही हैं मेरी बात? चलिए आप, आरुष आरोही से बोलता है। आरोही अपने चेहरे को साइड कर अपने आंसुओं को छुपाती है। नहीं, मैं अब उस घर में नहीं जा सकती। आरोही आरुष से बोलती है। क्यों नहीं जा सकती आप उस घर में? वह आपका घर भी है। आपका भी उस घर पर उतना ही अधिकार है जितना हम सबका। आरुष आरोही को समझाता हुआ बोलता है। नहीं प्लीज, आप मुझे उस घर में जाने के लिए मत कहिए। मैं उस घर में अब नहीं जा सकती। मैं नहीं चाहती कि माँ को किसी भी तरह का स्ट्रेस हो। आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि डॉक्टर ने उनकी मेंटल कंडीशन को लेकर क्या कहा है। अगर मैं वहां गई तो फिर से वह उसी तरह से रिएक्ट करेगी, जो कि उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आरोही आरुष से बोलती है। आरुष को भी आरोही की बात ठीक लगती है। ठीक है, आप घर नहीं जाना चाहती, कोई बात नहीं। आप भाई के फार्म हाउस चलिए, वहां तो आप चल सकती हैं ना। वहां माँ नहीं है कि उन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस होगा आपको लेकर। आरुष आरोही से बोलता है। नहीं आरुष, मैं वहां नहीं जा सकती। आरोही आरुष से बोलती है। क्यों भाभी, क्यों नहीं जा सकती है वहां? वह तो अथर्व भाई का है, उस पर तो आपका पूरा हक है। फिर आप क्यों नहीं वहां जाना चाहती? आरुष आरोही से पूछता है। आरोही अपने चेहरे पर तीखी स्माइल लाती हुई आरुष को देखती है। जो आदमी मुझे इतनी बुरी हालत में छोड़कर जा सकता है, उसकी किसी चीज पर मेरा कैसा हक, कैसा अधिकार? आरोही आरुष से बोलती है। आरुष को आरोही की कोई बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि उसे आरोही के बारे में हुए हादसे के बारे में कुछ नहीं पता था। अथर्व ने चांदनी और आरुष के सभी आदमियों से आरुष या किसी को भी कुछ बताने से मना कर दिया था, इसलिए आरुष को इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। आप किस बारे में बात कर रही हैं? कैसी हालत? अगर आप इस हालत की बात कर रही हैं जो आज है, तो इसमें भाई की कोई गलती नहीं है। आरुष आरोही को समझाते हुए उनसे बोलता है। आरोही भी जानती थी कि आरुष मानने वाला नहीं है। अगर वह कितना भी मना करेगी, लेकिन आरुष फिर भी उसे यहाँ इस तरह से रोड पर अकेले नहीं छोड़ेगा। ठीक है, आप मुझे इस शहर के किसी भी पीजी हॉस्टल में छोड़ दीजिए। आरोही आरुष की तरफ देखती हुई बोलती है। क्या कहा आपने? आप हॉस्टल में रहेंगी? आरुष आंखें छोटी किए हुए आरोही से बोलता है। देखिए, अगर आप मेरी कोई हेल्प करना चाहते हैं तो यही कीजिए, वरना आप अपने आदमियों के साथ यहाँ से जा सकते हैं। मैं खुद ही मैनेज कर लूंगी। आरोही रूड होती हुई आरुष से बोलती है। आरुष को भी इस वक्त आरोही की बात मानना मजबूरी लग रहा था। वह ज्यादा कुछ नहीं कहता है और फोन करके अपने आदमियों से शहर के बेस्ट पीजी हॉस्टल ढूंढने के लिए कहता है। और कुछ ही देर में आरोही को वहां छोड़
वापस सिंघानिया मेंशन वापस आ जाता है, जहाँ चांदनी बाहर खड़ी उसके आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही आरुष की कार रुकती है, चांदनी जल्दी से आरुष के पास आती है। क्या हुआ आरुष? आरोही भाभी का कुछ पता चला? मैं कितनी देर से फोन किए जा रही हूँ, आप फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे? परेशान होती हुई चांदनी आरुष से पूछती है। आरुष बिना कुछ बोले और बिना चांदनी की तरफ देखे हुए मेसन के अंदर आता है। वह सीधे अपने रूम में चला जाता है। चांदनी अभी वहीं खड़ी हैरानी से जाते हुए आरुष को देख रही थी, क्योंकि उसने इतनी देर तक आरुष के आने का इंतजार किया था। लेकिन आरुष उसे बिना आरोही के बारे में कुछ बताए वहां से चला गया। उसे आरोही की फिक्र थी। उसे आरोही के बारे में जानना था कि वह आरुष को मिली या नहीं। लेकिन वह भी उसके पीछे जाती है। रूम में पहुंचकर आरुष अपनी शर्ट निकाल बेड पर फेंक देता है और बालकनी की तरफ बढ़ जाता है। वह इस वक्त बहुत परेशान था। बालकनी में खड़ा वह अपने पैंट के पॉकेट से सिगरेट का पैकेट निकालता है और अपने होठों के बीच उसे दबा लाइटर से उसे जला स्मोक करने लगता है। मैं कब से आपसे पूछ रही हूँ, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बालकनी में पहुंच चांदनी उससे बोलती है। लेकिन जैसे भी आरुष को शर्टलेस देखती है, मुड़कर खड़ी हो जाती है। आरुष जो कि बाहर की तरफ देख रहा था, चांदनी की आवाज सुन चांदनी की तरफ देखने लगता है। इस वक्त उसका मूड बहुत खराब था। क्या हुआ? तुम इस तरह से टर्न होकर क्यों खड़ी हो गई? अपने मुंह से धुएं को निकालते हुए आरुष चांदनी से बोलता है। वो कुछ नहीं, बस मैं आरोही भाभी के बारे में पूछने आई थी। आपने बताया नहीं कि क्या वह आपको मिली? चांदनी जैसे ही खड़ी आरुष से पूछती है। आरुष धीरे धीरे चलता हुआ चांदनी के पास आता है और उसके बाजू को पकड़ अपनी तरफ घुमा लेता है। सामने देखकर बात करो, आरुष चांदनी से बोलता है। चांदनी अभी भी नजर झुकाए खड़ी हुई थी और उसने अपने जिस हाथ में सिगरेट पकड़ रखी थी, उसी हाथ की एक उंगली से चांदनी की चिन को पकड़ ऊपर उठाता है। सामने देखो मेरी तरफ, आरुष चांदनी से बोलता है। चांदनी अब आरुष की आंखों में देख रही थी। बोलो, क्या पूछ रही थी तुम? आरुष चांदनी से बोलता है। वो मैं आरोही, चांदनी हकलाते हुए बस इतना ही बोल पाई थी। आरुष के इतने नजदीक होने से चांदनी के गले से आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। यह पहली बार नहीं था जब आरुष चांदनी के इतने करीब आया था। लेकिन हर बार की तरह चांदनी इस बार भी स्पीचलेस बस आरुष की आंखों में देख रही थी। बोलो ना, बोलती क्यों नहीं? आरुष चांदनी की आंखों में देखता हुआ फिर से उससे सवाल करता है। चांदनी अभी भी खामोशी से सिर्फ आरुष को देखे जा रही थी। आरुष की नजरें अब चांदनी के कांपते हुए होठों पर जाती हैं और वह बिना वक्त गंवाए अपने होठों को चांदनी के होठों पर रख उसे शक करने लगता है। चांदनी आरुष के ऐसे अचानक से की गई इस हरकत से हैरान थी। वह अपने दोनों हाथों को आरुष के सीने पर रख उसे पीछे धकेलने की कोशिश करती है। लेकिन काफी स्ट्रगल करने के बाद भी वह आरुष को एक इंच भी पीछे नहीं धकेल पाती। चांदनी की इस हरकत से आरुष को किस करने में डिस्टरबेंस हो रही थी। वह अपने एक हाथ से चांदनी के दोनों हाथों को ब्लॉक कर लेता है और अपने दूसरे हाथ, जिसमें उसने सिगरेट पकड़ रखी थी, उसे उसने पहले ही चांदनी के सर के पीछे लगा रखा था। काफी देर बाद जब उसे महसूस होता है कि चांदनी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वह अपने होठों को चांदनी के होठों से अलग करता है। चांदनी इस वक्त गहरी सांस लेती हुई अपनी उखड़ी सांसों को संभालने की कोशिश कर रही थी। वहीं आरुष अपने हाथ में पकड़ी हुई सिगरेट को जमीन पर फेंकता है और उसे अपने पैरों से मसल बुझाता है। अपने अंगूठे से अपने होठों को साफ करता हुआ आरुष इस वक्त चांदनी को ही देख रहा था। वह फिर से चांदनी के करीब आता है और उसके चेहरे पर आए हुए बालों को पीछे उसके कानों पर लगा उसके माथे पर किस करता है। चांदनी अपने दोनों हाथों से उसे पीछे की तरफ पुश करती है। खबरदार अगर मेरे करीब आए तो, गुस्से में चांदनी आरुष से बोलती है। चांदनी की इस तरह के बर्ताव से आरुष को गुस्सा आता है और वह चांदनी के बालों को पकड़ पीछे की तरफ झुकाते हुए उसकी आंखों में देखता है। क्यों नहीं आ सकता मैं तुम्हारे करीब? मैं जब चाहूं, जैसे चाहूं, जितना चाहूं तुम्हारे करीब आ सकता हूँ। आरुष एक एक शब्द चबाते हुए चांदनी से बोलता है। चांदनी की आंखों में अब आंसू भर आए थे। जैसे ही आरुष चांदनी की आंखों में आए हुए आंसू को देखता है, फौरन उसके बालों को छोड़ उसके चेहरे को थाम लेता है। सॉरी चंदू, सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। प्यार करता हूँ तुमसे, बस इस प्यार के हक की वजह से मैं ये कर बैठा। मुझे तुम्हारे बिना मर्जी के नहीं करना चाहिए था ये सब।
आरुष इमोशनल होते हुए चांदनी से बोलता है। आरुष की आवाज में आए हुए इस दर्द को चांदनी भी महसूस कर पा रही थी। वह ये अच्छी तरह से जानती थी कि आरुष उससे बहुत प्यार करता है और उसकी परवाह भी करता है, लेकिन वह खुद को आरुष के काबिल नहीं समझती थी। आज आपने देखा ना क्या हुआ, कैसे आरोही भाभी को इस घर से निकाला गया। फिर आप मुझसे प्यार करने की भी कैसे सोच सकते हैं? मेरे तो इस घर में नौकर से ज्यादा कुछ हैसियत भी नहीं है, उसके बाद भी आप ऐसा बोल रहे हैं। अपने आंसुओं को पोंछती हुई चांदनी आरुष से बोलती है, तुम्हारा सोचना गलत है चंदू। इस घर में तुम्हारे बारे में कोई भी ऐसा नहीं सोचता जैसा तुम खुद को लेकर सोचती हो। वैसे मैं इस वक्त वह सब कुछ नहीं सोचना चाहता चांदनी। बस मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अगर तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश करोगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, और साथ में मैं भी। आरुष चांदनी के कंधे पर अपने चेहरे को छुपाते हुए उससे बोलता है। इधर आरोही हॉस्टल के रूम में लेटी हुई एकटक सीलिंग को निहार रही थी। आंसू उसकी आंखों से बंद होने का नाम नहीं ले रहे थे। अचानक क्या हो गया ये? एक घर मिला था जिसे वह अपना मान बैठी थी, लेकिन उसका अपना तो कुछ था ही नहीं। आज उसकी हालत उस मृग के जैसी थी जो रेगिस्तान में चमकती हुई रेत को पानी समझ उसके पीछे भागता है। वैसी ही हालत आरोही की थी, जो परिवार उसका था ही नहीं, उसे वह बेवकूफी में अपना मान बैठी थी। आरोही यही सब सोच रही थी, तभी उसके दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। आरोही अभी भी रोती हुई ख्यालों में गुम थी। कई बार खटखटाने पर उसका ध्यान उस ओर जाता है। वह दीवार पर लगी हुई वॉल वॉच की तरफ देखती है। सुबह होने वाली थी। इस वक्त कौन हो सकता है? आरोही बेड से उठती हुई खुद से सवाल करती है और उठकर दरवाजे को खोलती है। दरवाजे पर हॉस्टल की रिसेप्शन पर नाइट शिफ्ट में रहने वाली मैडम थी। जी क्या बात है, आप इस वक्त? आरोही उनसे पूछती है। बाहर आपसे मिलने कोई आया है, वह आरोही से बोलती है और वहां से जाने लगती है। आरोही को लगता है आरुष या चांदनी में से कोई होगा। वह दरवाजे को बंद करती है और उन मैडम के साथ पीछे रिसेप्शन एरिया में आती है। वहाँ एक आदमी ब्लैक सूट में खड़ा था। आरोही को इस वक्त उसका बैग दिख रहा था, लेकिन उसे समझते जरा भी देर नहीं लगी कि ये कौन है। आप इस वक्त यहाँ? आरोही उस आदमी के पीछे खड़े उससे सवाल करती है। आरोही की आवाज सुन वह आदमी आरोही की तरफ मुड़ता है। यह अथर्व था, जिसे देखकर आरोही हैरान थी कि आखिर अथर्व इस वक्त यहाँ कैसे। अथर्व अब बिना कुछ बोले आरोही का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर बाहर की तरफ बढ़ने लगता है। क्या कर रहे हैं आप? कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? आरोही अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करती हुई अथर्व से बोलती है। अथर्व बिना कुछ बोले लगातार आरोही का हाथ पकड़े हुए आगे बढ़ रहा था। वह अपनी कार के पास पहुंचता है। गार्ड जल्दी से कार का डोर ओपन करता है। अथर्व आरोही का हाथ पकड़ पहले उसे कार में बिठाते हैं, फिर खुद बैठ जाता है। गार्ड कार का डोर बंद करता है और ड्राइवर कार स्टार्ट कर उसे ड्राइव करने लगता है। क्या कर रहे हैं आप? कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? आरोही पहले कार की विंडो से बाहर देखती हुई फिर अथर्व की तरफ देख उससे सवाल करती है। अथर्व अभी भी खामोशी से बैठा विंडो के बाहर देख रहा था। मैंने पूछा कहाँ लेकर जा रहे हैं आप मुझे? आरोही अथर्व के कंधे को हिलाती हुई उससे पूछती है। अथर्व अब आरोही की तरफ देखता है, लेकिन अभी भी वह खामोश था। मुझे कहीं नहीं जाना, कार रोकिए, मुझे बाहर निकलना है, आरोही अथर्व से बोलती है। वह पहले भी डोर को खोल बाहर निकलने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन पहले भी अथर्व ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों से मिलाकर उसे अपने पास बिठा रखा था। लेकिन आप चाहते क्या हैं? आरोही फिर से अथर्व से बोलती है। कुछ देर खामोश रहो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, अथर्व आरोही से बोलता है और फिर से कार की विंडो से बाहर देखने लगता है। क्यों आप खेल रहे हैं मेरी जिंदगी से? क्यों नहीं सुकून आने देते मेरी जिंदगी में? अब आप क्या चाहते हैं? पूरी तरह से बर्बाद तो हो गई है मेरी जिंदगी, अभी और कितना बर्बाद करना चाहते हैं? आरोही रोते हुए अथर्व से कहती है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।